है। चलो ध्यान दो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले ज्यामिति। क्या पढ़ने वाले हैं? ज्यामिति। तो अब तक हम लोग क्या किए, द्विघात समीकरण के क्या किए, वीवीआई और गेस क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवा दिए, एपी से भी करवा दिए। हाँ, एपी से ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू वाला नहीं किया, ऑब्जेक्टिव वाला। तो तू लोग क्या करना, खुद से करना, प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, लेकिन करना है। एपी से दिख रहा है कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन अगर चाहते हो बनाना तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। रही बात आज ज्यामिति, इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तू लोग एक तो ज्यामिति नहीं पढ़ा है अभी, बिल्कुल ही नहीं, और ज्यामिति पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देखा क्वेश्चन को, तो गणित में अगर किसी को 100/100 उन्हीं को आएगा जो ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखते हैं, बिहार बोर्ड दुगुना विकल्प दिया, 30 गो में से क्या गो बनाना है, 15 गो बनाना है। तो क्या करते हैं बच्चे, ज्यामिति के बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं, अन्य क्वेश्चन 15 गो बना देते हैं, या दीर्घोत्तरीय में या 8 गो में से जो 4 गो बनाना है, ज्यामिति के क्वेश्चन छुए नहीं करते हैं। और ये 4 क्वेश्चन माध्यक मकाई को बहुलक बना लेते हैं, त्रिकोणमिति का। तो उस बच्चे को 100% भी बना के आता है, 100 में से 100 भी, फिर भी कुछ मार्क्स इनको कम कर दिया जाता है। इसलिए कम कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें ज्यामिति की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, ज्यामिति इसलिए नहीं आ रहा था, इसीलिए छोड़ दिया वो। तो अगर गणित में आपको 100 में 100 चाहिए तो ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ज्यामिति जिसे ज्योमेट्री कहते हैं, इसके अंतर्गत 3 चैप्टर आपके किताब में दिया है। ज्यामिति इसे ज्योमेट्री कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से कितने अंक का क्वेश्चन आता है? तो 30+ अंक। मैंने एनालिसिस किया तो देखा कि 30 अंक से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं 10th के, और इनको कहना चाहूँगा कि अगर ज्यामिति बिल्कुल नहीं समझ में आया है तो ज्यामिति का आज से हम क्लास इन लोगों को लेने लगे हैं। ज्यामिति के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और एग्जाम के लिए इस बार के लिए एकदम वीवीआई होगा और गेस क्वेश्चन होगा, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो ज़रूर वीडियो देखिएगा, आज का वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाला है। तो बच्चों, ज्यामिति में 3 गो चैप्टर आपकी किताब में एनसीईआरटी बुक में दिया है। पहला चैप्टर क्या है? छठा, जो त्रिभुज है। क्या है? एक है, या 7वां तो या क्या हो जाता है, निर्देशांक ज्यामिति। 8वां त्रिकोणमिति हो जाता है। 9वां भी हो गया क्या, ऊंचाई एवं दूरी। 10वां चैप्टर एक वृत्त है। इनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो किसके अंतर्गत आता है बोलो ना? हाँ, सब ये छठा चैप्टर और 10वां चैप्टर वृत्त, ये भी किसके अंतर्गत आता है? ज्योमेट्री। एक और चैप्टर है 11वां, नहीं यार, ये रचना। एक रचना है, कंस्ट्रक्शन है। एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में 2025 में देखे हम, तो फर्स्ट शिफ्ट में तो पूछा ही नहीं है रचना से क्वेश्चन, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में बच्चों इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है रचना से। और रचना को नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह इसमें से अगर गणित में से त्रिभुज और वृत्त को क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा तो गणित में से 100 में 100 अंक नहीं देंगे, आपको बनाने ही पड़ेंगे। सही बच्चे, ध्यान से सुनिए। अगर गणित में एक चैप्टर यही मैं देख रहा हूँ कि 8 गो या ऑब्जेक्टिव इससे पूछा है, और 6 गो 2 अंक वाला क्वेश्चन। कितने? 30 गो में 6 गो 2 अंक वाला क्वेश्चन केवल त्रिभुज से आया हुआ है। कल्पना कीजिए, तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनाओगे, ज्यामिति के बिल्कुल ही छोड़ दोगे। तुम चाहता है गणित में मुझे 100 में 100 आ जाए, नहीं होगा, तो बनानी पड़ेगी। वृत्त से देखो, वृत्त से ही आप 5 गो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, बहुत इजी ऑब्जेक्टिव है। और जो भी मैं बात बताऊंगा तुम्हें, अगर सुन ले तो, समझ ले तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। वृत्त से 1 गो लघुत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, 30 गो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें से 1 गो लघुत्तरीय क्वेश्चन इनसे भी आएंगे। इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव आएंगे? नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। 2 अंक वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चों। इसमें से 5 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं, रचना वाले। रचना में जो है ना 5 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं, मिल भी सकते हैं इनसे, नहीं भी मिल सकते, तो याद रखिएगा। तो हम लोग आज त्रिभुज छठा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग करेंगे। तो लिख लिए आज त्रिभुज। हाँ, छठा चैप्टर क्या है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से? त्रिभुज, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। तो तुम लोग तो त्रिभुज के बारे में तो मैं इतना तो जानता हूँ कि आप लोगों को त्रिभुज क्या है इतना तो पता होना चाहिए। बोलिए त्रिभुज क्या है? हाँ,
तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से, एक भुजा यहाँ इस तरह से, इस तरह से, दो गो ये भी सिरों को मिला दो, तो तीन गो हम भुजा खींचे खींचे कि नहीं? तो ये क्या दिख रहे हो? ये आकृति क्या है? तो हाँ, तो यानी इस छठा चैप्टर में जो आठ गो ऑब्जेक्टिव और 6 गो क्या आता है? सब्जेक्टिव, 2 अंक वाले, और एक गो लघु 5 अंक वाले दीर्घोत्तरीय, वो क्या होगा? प्रमेय। थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करे, पाइथागोरस को प्रमेय को लिखकर सिद्ध करे, या दे ही देगा। तो ये जो फिगर देख रहे बच्चे, ये त्रिभुज है, इतना तो सभी को पता है ये त्रिभुज है। ये वाला क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज में बहुत प्रकार के, उस चतुर्भुज में क्या है? तो वर्ग है, वर्ग जैसा लग रहा है। खैर हमें चतुर्भुज के बारे में नहीं 9th में 10th में पढ़ना है, और सवाल आएंगे, लेकिन चतुर्भुज से भी हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। बोलो, इतनी बातें समझ में आई? हम जितनी बात समझा है। गणित में अगर 100/100 लाना है तो ज्यामिति के क्वेश्चन को छोड़ देने होंगे, बनाने होंगे। अगर गणित में कोई बच्चा 100/100 लाना चाहता है तो गणित को, ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन को बनाने ही पड़ेंगे। चलिए, तो आज जो ये त्रिभुज है, तो आज जो हम लोग सीखने वाले पहला चैप्टर जो है 6.1, इसमें हम लोग समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। क्या जानेंगे? समरूप आकृतियां, जहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे, सब्जेक्टिव में नहीं आएंगे। हाँ, इससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा लाना पड़ेगा क्लास 9th से, सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं। तो क्लास 9th में हम लोग पढ़े होंगे सर्वांगसम आकृतियाँ, और 10th में हमें क्या पढ़ना है? समरूप आकृति। तो थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं, दोनों साथ में पढ़ लेते हैं। सर्वांगसम, सर्वांग, अच्छा, सम आकृतियाँ, या आकृति को, या आकृतियाँ। एक ये समझना अपने लोग को, एक अपने लोग को क्या समझना है इसमें? समरूप आकृतियाँ, समरूप। यहाँ से क्वेश्चन आ रही है, तो 10th में दिया समरूप आकृतियाँ के बारे में। तो जो भी क्वेश्चन मिले समरूप है तो इसको आँख मूंद को टिक कर देना, सर्वांगसम को टिक नहीं करना, क्योंकि ये 9th के सिलेबस में दिया सर्वांगसम के बारे में। लेकिन डिफिनेशन जान लो क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है। सभी आदमी सीखना चाहते हो ना? सर्वांगसम आकृतियाँ उस आकृति को कहते हैं बच्चों, सर्वांग का मतलब होता है सब कुछ समान, सर्वांग का मतलब होता है सभी कोण, सभी भुजाएं क्या होना चाहिए? समान होना। खैर इसका डिफिनेशन होता है, इनका डिफिनेशन, जिस आकृति के आकृति के जगह पे हम आकार लिख लेते हैं। आकार देखने में, आकार इसका फिगर, और माप इनका साइज, माप। हाँ, अगर ये दोनों आकार और माप दोनों बराबर है, क्या है? तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको देगा कि ये क्या होगा? सर्वांगसम आकृति होगा। समझ में आ गया सभी को? आ रहा है कि नहीं समझ में? मैं बोला सर्वांगसम आकृतियाँ क्या है? तो जिस आकृति के आकार और माप दोनों बराबर हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृतियाँ कहेंगे। आकार का मतलब होता है देखने में एक जैसा फिगर होना चाहिए, और फिगर तो एक जैसा हो, इनका जो भुजा की जितना लेंथ है उसकी माप भी क्या होना चाहिए? साइज भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैं एक क्या बताता हूँ, एक वर्ग बनाया, क्या बनाया? इस वर्ग की भुजा ले लिया हम, मान लिए 5 सेंटीमीटर। सभी भुजा क्या है? 5 5 का। वर्ग की सभी भुजा कितना होता है? बराबर होता है कि नहीं रे? एक और हम वर्ग ले लिए, अगर इनकी भी 5 सेंटीमीटर, एक तो देख रहा है दोनों एक जैसा फिगर है तो आकार बराबर है कि नहीं? और इनका माप ले लेते हैं, इनकी सभी भुजा भी 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये दोनों आकृतियां क्या होगी? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं? एक और ले लेते हैं, जैसे एक ये वृत्त है, वृत्त की ये त्रिज्या मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। एक और त्रिज्या ले ली, एक और वृत्त ले लेते हैं, तो ये भी वृत्त क्या है? इन्हीं के जैसा है, फिगर सेम है, आकार सेम है कि नहीं? इनकी भी त्रिज्या मान लेते हैं कि 2 ही सेंटीमीटर है।
तो अब तुम लोगों को लग गया होगा कि ये आकार की क्या होता है। आकार मतलब फिगर, एक जैसा दिखा रहा होना चाहिए। अब माप का मतलब क्या, इनकी ये भुजा हो या कोण हो, ये जितना डिग्री का कोण है यहाँ भी इतनी है। समझ गया। तो जिस आकृति के आकार और माप दोनों बराबर हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे। जैसे ये दोनों वर्ग क्या है, अभी सर्वांग सम है। ये दोनों वृत्त क्या है, सर्वांग सम है। अब थोड़ा सा समझ लो इसमें क्या फर्क होगा। इसमें फर्क क्या होगा कि समरूप आकृति में क्या होगा बच्चों, ध्यान देना। समरूप आकृतियां उस आकृतियां को कहते हैं जिनका केवल आकार बराबर हो, माप बराबर हो, नहीं भी होगा तो चलेगा, ना भी होगा तो चलेगा, लेकिन इनका क्या होना चाहिए, आकार बराबर होना चाहिए। जिस आकृति के क्या हो, आकार, आकारे को क्या कहते हैं हम लोग, आकृति कहते हैं। हाँ, जिसका फिगर क्या हो, बराबर हो। आकार मतलब क्या, फिगर, या इसी को अंग्रेजी में फिगर नहीं अच्छा रहेगा, शेप ले लेते, शेप। जिसका शेप क्या हो, SAP, शेप, शेप बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, बराबर हो। समझा, बोलो। जिस आकृति के केवल क्या हो, आकार बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो यानी इसमें क्या होगा, यानी आकार तो एक ही जैसा होगा, लेकिन हाँ इनके माप जो होंगे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे दोनों या वर्ग जो लिए, दोनों वर्ग है, आकृति तो वर्ग ही है, और लेकिन माप भी बराबर है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दो, एक हम देखिए ये वर्ग लिया जिनकी त्रिज्या क्या थी, जिनकी भुजा प्रत्येक है क्या, मान लेते हैं 5 है, लेकिन एक और वर्ग ले लेते लोग, मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा गौर से देखो, तुम लोग देख रहे हो ना, ये दोनों वर्ग है। तो इनका तो आकार तो बराबर है, दोनों आकार है, लेकिन इनका माप देखिए 5 सेंटीमीटर, इनका माप देखिए। तो बताइए कौन सा आकृति कौन होगा, ये सर्वांग सम आकृति होगा या समरूप। यानी आकार अगर भिन्न भिन्न या भुजा वाले, समान भुजा वाले, ध्यान दीजिए बात पर गौर कीजिएगा, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उस यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। समान भुजा वाले वर्ग क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। असमान भुजा वाले यानी भिन्न भिन्न भुजा वाले वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। ऐसे वृत्त के साथ भी होगा ऐसे ही। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का वृत्त है, एक और ले लेते हैं, ये 3 ही सेंटीमीटर का वृत्त है। तो क्या दिख रहा, माप तो इस वृत्त की त्रिज्या कितने, 5, इस वृत्त की त्रिज्या 3, लेकिन वृत्ति है कि नहीं, आकार एक जैसा दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, एक जैसा। अब इसमें थोड़ा सा बात पर ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं, ऑप्शन में दे दिया समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं, ऑप्शन दे दिया सर्वांग सम, समरूप, दोनों या इनमें से कोई नहीं, दोनों हो सकता है, सही है। अब इस बात पे हम लोग करेंगे, अगर ये नहीं होता या मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, सर्वांग सम, समरूप और इनमें से कोई नहीं, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, तो क्या होगा, तो ये होगा सर्वांग सम। प्रश्न को नहीं सुना तू लोग, प्रश्न में बोला कि समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं। तो समान त्रिज्या वाले, तो एक तो वृत्त है और दोनों का त्रिज्या भी यानी माप भी समान है, तो ये क्या होगा, सर्वांग सम ना होगा। अब एगो बात निकल के आती है, एगो या समबाहु त्रिभुज होता है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। एगो वृत्त से, एगो या एगो वर्ग से, एक और है समबाहु त्रिभुज, जगह नहीं है, नीचे में दिख रहा है नीचे, हाँ। तो एक होता है समबाहु त्रिभुज बच्चों, जिन त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो। इनका भी मान लेते हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। पहले त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की भी प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के क्या है, बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। लेकिन ऐसे ही इसमें आ जाइएगा, तो इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए 3 3 है, ये 3 3 है, ये 1 1 है, तो दो तीनों तो क्या है,
ये दोनों तो सर्वांग समबाहु त्रिभुज है कि नहीं? लेकिन इन दोनों का माप क्या है? अलग अलग है। याद रहेगा, आकृति बराबर, आकार बराबर है तो समरूप होगा, आकार के साथ साथ माप भी बराबर होगा। तो अरे तुम ये चीज 9th में पढ़ना था तुम्हें। जो भी ऑप्शन होगा ना, एगो ट्रिक दे रहा हूँ कि आंख मूंद के समरूप को टिक करना। 10वीं में कुछ भी आ जाए तो आंख मूंद के किसको टिक कर देना, तो ये तुम्हारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा, सभी समान भुजा वाले वर्ग होते हैं समरूप, समान त्रिज्या वाले क्या होते हैं? ओ गलती हो गया, ये तो समान भुजा वाले तो क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे ना। ये समरूप में क्या होता है? केवल आकार, प्रत्येक वर्ग होते हैं, या भिन्न भिन्न भुजा वाले वर्ग होते हैं तो समरूप होगा। प्रत्येक वृत्त होते हैं या सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त में यार क्या हो सकता है? बहुत ही इनका माप अलग अलग भी हो सकता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? सभी वृत्त होते हैं तो क्या हो जाएगा? समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप। बोलिए समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से 1 अंक के क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज की ये भी बात बताओ। अब तुम लोग गौर करो, क्या जो सर्वांगसम आकृतियां हैं क्या ये समरूप हो सकती है? सर्वांगसम आकृतियां समरूप क्यों नहीं हो सकती है? बताओ। अरे तुम लोग प्रश्न को नहीं समझ रहे हैं गधा। प्रश्न में पूछा कि सर्वांश, जो सर्वांगसम है वो समरूप हो सकता है? सर्वांगसम समरूप हो सकता है। हाँ हो सकते हैं भाई, क्योंकि भाई इसमें तो आकार तो बराबर होता है और साथ साथ में अगर माप भी बराबर हो जाए तो वो तो सर्वांगसम है, साथ साथ में वो क्या है? समरूप भी है। लेकिन इसका उल्टा चले कि क्या प्रत्येक समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती है? तो ये असत्य है, ये सही नहीं है, क्योंकि समरूप में केवल आकार बराबर होता है। इनको या अगर हम सर्वांगसम बना दे तो माप भी बराबर करना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे एग्जाम में कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं तो हाँ होगा, समरूप सर्वांगसम होते तो नहीं, ये गलत है। बोलिए इतना 1 नंबर हो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बच्चों। बोलिए समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। वीडियो पॉज कर दीजिए जब तक मिटाते हैं इसको। तो बोलिए समझ में आ गया कि नहीं? समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम में सब कुछ बराबर, यानी आकार भी और माप भी, और समरूप में केवल एगो कथी? आकार बराबर होना चाहिए। त्रिज्या भले ही वृत्त हो, अगर त्रिज्या अलग अलग क्यों नहीं है तो वो क्या होगा? समरूप होगा। अगर मान लीजिए जितने भी वृत्त है सबकी त्रिज्या सेम है तो क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्लियर है? अब आते हम लोग त्रिभुज में। हम चूंकि चैप्टर का नाम ही है त्रिभुज, तो त्रिभुज के समरूप होने के क्या सब शर्त है? क्योंकि बहुभुज, देखिए त्रिभुज एक बहुभुज का उदाहरण है। बहुभुज को कहते हैं बहुत, तो दो से अधिक भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। तो जैसे त्रिभुज बहुभुज है, चतुर्भुज भी क्या है? बहुभुज है। वृत्त, आयत, वर्ग, ये सब क्या बहुभुज है। समबाहु त्रिभुज, अष्टभुज, नष्टभुज जो है, सप्तभुज, षष्ठभुज, ये सब क्या है? बहुभुज के उदाहरण है। तो उस बहुभुज में हमें सबसे ज्यादा किस बहुभुज के बारे में पढ़ना है? त्रिभुज। तो त्रिभुज के एक पहला टॉपिक का नाम है बच्चों त्रिभुज के समरूप होने के शर्त। त्रिभुज समरूप होने के हाँ नियम। हाँ, त्रिभुज के समरूप होने की शर्त लिखे। कभी कभी पूछ लेता है त्रिभुज के समरूप होने के शर्त क्या लिखे, ये क्या है? एग्जाम में दे देगा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। 2 शर्त है, इनको समझना है अपने लोगों को, ठीक है? त्रिभुज के समरूप होने के शर्त। अगर कोई त्रिभुज समरूप होगा, एक तो अभी हम लोग पढ़ लिए त्रिभुज में कौन समरूप होता है। इतने त्रिभुज है, 6 प्रकार का त्रिभुज है। भुजा के आधार पर 3 गो और कोण के आधार पर 3, तो उसमें से केवल 1 गो त्रिभुज है
समबाहु त्रिभुज ही क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हम मान लेते हैं सभी त्रिभुज कब समरूप होंगे, तो इनका बात याद रखिएगा। पहला बात कह रहा है कि पहला बात है उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ये चीज याद रखिए, उनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो। अभी इसको हम लिख करके भी दिखाएंगे। पहला बात क्या है कि अगर त्रिभुज समरूप होगा तो इनका क्या है कि उनके संगत कोण, अगर दो गो त्रिभुज है ये समरूप होने के लिए हम बात कर रहे हैं, तो उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उनके संगत, अभी संगत का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। उनके संगत भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में हो, एक ही को हम लोग कहते हैं समानुपाती, एक ही अनुपात में हो। ये चीज याद रखना हो, ये चीज है। इस त्रिभुज, इसमें जो है हम लोग पहला चैप्टर जो है 6.1, इसके बाद यह 6.2 तो थेल्स पर में और थेल्स का विलोम पर है। 6.1 में ये सवाल बन जाएंगे। त्रिभुज के समरूप होने के शर्त है कि उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में या समान हो। एक ही अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, समान। अब इस बात को जो है हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं फिगर के माध्यम से समझते हैं। सभी आदमी ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई ये है बच्चे को अगर इंटरेस्ट आ जाए ना, जैसे मैं अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी इंटरेस्ट के साथ सुनोगे तो पढ़ाई बहुत ही हल्के हो जाएंगे और एग्ज़ाम वही चीज़ करवाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे, और प्लस नॉलेज भी होगा। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं ज़रूर करवाऊँगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज हम ले लिया, ये छोटा सा ले लेते, जगह की अभाव है ना। तो इतना बड़ा बोर्ड, लेकिन ऊपर में हम क्या सब लिख दिए बताएं। ये क्या है, त्रिभुज है। एक और ले लेता हूँ, छोटा ही सा ले लेते हैं। चलो ध्यान दो, ये दोनों त्रिभुज को देखना। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम, क्या इसका नाम ले ले, ए बी, इसका भी कुछ नाम दे दो। हाँ, पी क्यू आर क्या ही देते हम। सी के बाद होता है एक डी, डी ई एफ, ले सकते हैं, पी क्यू आर भी ले सकते हैं। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज लिख दिए कि ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होगा। समरूप होने के ही शर्त लिखे, उनके संगत कोण बराबर हो, यानी त्रिभुज ए बी सी और तथा त्रिभुज डी ई एफ। ध्यान देना बच्चों, डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में यदि कोण, उनके संगत कोण बराबर हो, यानी पहला बात को हम बता रहे, यानी कोण ए किसके बराबर हो जाए, ये हुआ संगत। संगत का मतलब देखिए, इस त्रिभुज का अगर शीर्ष वाला कोण है तो इसका भी शीर्ष वाला, यानी कोण ए किसके बराबर होना चाहिए, डी ई एफ का कौन सा कोण, कोण डी। ये चीज याद रखिए। अब ये कोण किसके बराबर होना चाहिए, ये कोण, क्या संगत का मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, अब ये कोण लियो तो इधर वाला या इधर वाला नहीं, तो ये संगत नहीं कहलाएंगे। तो कोण बी किसके बराबर हो जाएंगे, कोण ई के। और बोलिए कोण सी किसके बराबर हो जाएंगे, कोण सी क्या होगा, कोण एफ, कोण एफ के। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए यहाँ तक समझ गए। एगो बात हो गया, ये दोनों त्रिभुज के ये संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, उनकी संगत भुजा क्या होना चाहिए, तो यानी इस त्रिभुज का संगत भुजा ले लेते हैं ए बी। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अब इस त्रिभुज का क्या, डी, ये बराबर होना चाहिए बी सी बट्टा किसके, ई एफ के। देखिए बराबर चल रहा है, एक ही अनुपात में है कि नहीं, बराबर क्या,
AC बट्टा AC बट्टा अगर ऐसा है बच्चों, अगर दो त्रिभुज में उनके संगत में कौन भी बराबर है, उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे मालूम है? समरूप कहलाएंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप। तो इसको समरूप को लिखेंगे कैसे? तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग त्रिभुज ABC समरूप का चिन्ह देखो, सर्वांग सम का तो होता है क्या, ये सर्वांग सम क्या होता है? ऐसे बराबर दे करके ऐसा, और समरूप का केवल ये देखो भाई कैसे देना यार, ये ऐसे होता है, उल्टा लिख दिए। अरे यार हमें भी नहीं देने आता, बताओ ये क्या हो गया? समरूप का। और त्रिभुज क्या? DEF। अब बताइए थोड़ा सा गौर किए, मैं प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से, ये चीज अगर दो त्रिभुज के उनके संगत कोण और उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से 2 अंक वाले क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है कि त्रिभुज के समरूप होने के क्या शर्त है, तो ये दोनों बात लिखिए कि त्रिभुज के शर्त होने के निम्नलिखित शर्त है। पहला तो उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनके संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में होना चाहिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? और डायग्राम को, इसी बात को हम डायग्राम के माध्यम से ऐसे समझाएं। अब कहीं भी क्वेश्चन में चर्चा कर दे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, तो हम दो चीज कर सकते हैं। समरूप है तो उनके संगत भुजा अनुपात एक ही, संगत कोण को हम बराबर कर सकते हैं और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में कर सकते हैं। पहले से प्रश्न में चर्चा कर दे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ऐसा कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। तो पहला प्रश्नावली आपका अब इंड हो जाएगा। इसी से हम लोग चलिए साथ में कर लेंगे। अब हम लोग क्या करें, कर लेते हैं थेल्स पर में, कल पढ़ लेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इतने लंबे वीडियो कोई बच्चे देखते ही नहीं रहते। तो इसको लिखना है तो लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पॉज कर दीजिए, ध्यान देंगे सही बच्चे। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? सर्वांग सम आकृतियाँ क्या है, जो क्लास 9th में पढ़ना था उसको भी हम समझ गए। सर्वांग सम आकृतियाँ उसको कहते हैं जिसके सब कुछ बराबर हो, आकार भी और माप भी बराबर है, तो वो क्या हो गया? सर्वांग सम आकृतियाँ। और समरूप आकृतियाँ हो गया वो आकृतियाँ जो जिसके आकार बराबर हो। इसके बाद हम त्रिभुज के समरूप होने के शर्त पढ़ लिए। अब क्लास 10th के NCERT बुक निकाल लीजिए बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, और उसका प्रश्नावली 6.1 निकालिए। ये प्रश्नावली हम करवा रहे हैं, इसमें से मुश्किल से 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन करवा करके हम लोग कल जो आइएगा, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम पढ़ाएंगे। इनसे तो बहुत, और या 2 अंक वाले भी क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, और दीर्घोत्तरीय में अगर थ्योरम को भी सिद्ध कर देते हो तो 2 क्वेश्चन 5-5 10 अंक का हो गया। एक थेल्स प्रमेय 5 अंक का और थेल्स का विलोम कोई एक आता है, लेकिन ये पहला ही दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ध्यान देंगे बच्चों। अंजलि ध्यान नहीं दे रही है। अभी जो हम जितने भी कुछ समझा है ना, उस पर प्रश्न दिया है। प्रश्नावली 1, इसको एक्सरसाइज 6.1, क्योंकि ये 6ठा चैप्टर है और इसमें ये एक्सरसाइज ऐसे ही होता है, भारतीय भवन के जैसा नहीं है 6A 3A, इस तरह से नहीं है। 6ठा है तो 6.1 चलता है। और त्रिभुज से मैं बता दूं बच्चों 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और प्लस किसी शिफ्ट में क्या पूछा 5 गो, किसी में 6 गो पूछा, तो मिनिमम 5 गो लघुत्तरीय प्रश्न होगा। 5 क्या होगा? लघुत्तरीय प्रश्न। 5 क्या होगा? लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर गणित में सही बच्चे चाहते 100 में 100 लाना, भाई जरूर तुम लोग ज्यामिति के क्वेश्चन को समझो। सभी आदमी को कह रहे हैं, रवि कुमार नहीं सुन रहा है तुम? चलिए तो प्रश्नावली में निकालोगे, तुम जिनके पास किताब है वो निकालोगे या मैं प्रिंट करके आया हूँ। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, सभी वृत्त डैश होते। एक प्रश्न दिया है, लिख ही देता हूं मैं। सभी वृत्त डैश होते हैं। बताओ क्या होगा इसका आंसर? सभी वृत्त डैश होते हैं। और ऑप्शन भी दिया बच्चों, अगर तुम देखोगे सर्वांग सम या समरूप, सभी वृत्त की बात होगी, सबटा वृत्त की, तो सबका अलग अलग भी बात होगी, त्रिज्या हो सकती है ना।
हाँ, सभी वृत्त की बात होगी तो इसका तो वृत्त है, आकार तो भाई क्या है, बराबर है ही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इस खाली स्थान में क्या होता है, समरूप भराता। बोलिए, समझ में आया सभी को। सभी वृत्त या भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं तुम्हें ऑप्शन देगा, खाली स्थान देगा नहीं, ऑप्शन दिया रहेगा, समरूप होगा, सर्वांगसम होगा, या ए बी दोनों होगा, या क्या होगा, इमेज को नहीं। तो इसमें से सर्वांगसम नहीं होगा, यानी ए बी दोनों नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, सभी वृत्त की होगी। अब कंडीशन केवल एक चीज लगा दे, सभी के जब समान दे दे, सभी के जब क्या दे दे, समान वृत्त होते हैं, सर्वांगसम, सर्वांगसम होते हैं। अगर ऑप्शन में दिया है या दोनों, तो दोनों को भी टिक करेंगे। बोलिए कि क्लियर है सभी बच्चे को। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ही प्रश्न है इसका, प्रश्नावली 1 का 1 है, ये 6.1 का 1 का 1 है, समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं। अब मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखता हूँ, समय नहीं है, मैं जल्दी से करवा देता हूँ समरूप। तीसरा है क्या, तीसरा प्रश्न है, ध्यान दोगे कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते, सभी डैश त्रिभुज, त्रिभुज दे ही दिया, डैश से पहले क्या भराएगा, समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज। एक चीज याद रखना सही बच्चे को कि त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज भरना था, ये क्या होते हैं, समरूप। बोलिए, समझ में आ रहा है सभी को। तीसरा, चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न दिया है, चौथा प्रश्न दिया, ध्यान से देना। भुजाओं की समान, बातें कर ले रे गधा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो, तो उनके संगत कोण क्या हो, समान हो या बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं बराबर हो या समानुपाती हो, समानुपाती हो। तो एक में क्या भरा था, एक में भरा था बराबर, और दूसरा वाला में क्या पढ़ा था, समानुपाती, समानुपाती। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्रश्नावली 6.1 मिला लिए होंगे आप लोग। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं बच्चों, कितने प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कह रहा है समरूप आकृतियां का कह रहा है, एक दो फिगर बनाने के लिए कह रहा है, दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दे, दो दो उदाहरण दे समरूप आकृतियां का। तो कैसे दोगे, बताओ कैसे दोगे समरूप आकृतियां का। दो गो क्या बना देना, या तो वृत्त ही बना देना, या क्या बना देना, वर्ग बना देना। ये क्या है, समरूप आकृतियां का। अब कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप न हो, यानी असमरूप आकृतियां का तो नहीं होगा दिया हुआ। हाँ, वेरी गुड, असमरूप, असमरूप, समरूप आकृतियां का मतलब क्या, समरूप आकृतियां नहीं है, बोलो ना रे, समरूप आकृतियां नहीं है। तो एगो बना दो वृत्त, एगो त्रिभुज। अब बताइए ये दोनों समरूप है, अरे भाई देखने में नहीं, क्या ये अलग है, आकार अलग है, तो समरूप, समरूप कहाँ से होगा। अब एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फौरन से आपको एक 2 अंक वाले क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको हमें पता करना है कि ये समरूप है या नहीं। क्या किया जाए, चलिए मैं लिख देता हूँ, जल्दी से इसको मिटा दो कि उतारोगे। अरे एनसीईआरटी बुक में देख लेना, मजाक नहीं करो। बोलो समझ में आया, बोलना, अब कर दो, हो गया। चलिए ध्यान देंगे सही बच्चे, ये आप लोगों का क्या रहा आज 6.1 का ये 3 नंबर HW रहा, ये आप लोग HW करके आओगे। अभी जो हम लोग बात समझे त्रिभुज के समरूप होने के शर्त, उसी पर आधारित ये सवाल है। दोनों बात अगर साबित हो जाती है, उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं, और सभी क्या होता है, एक ही अनुपात, सभी भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में हो जाता है, तो ये दोनों, ये त्रिभुज नहीं है, वो दोनों क्या है, बहुभुज है। बहुभुज में क्या है, चतुर्भुज है। यही कह रहा है कि समरूप है या नहीं।
तो देखने ही से लग रहा है इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री है नहीं है, तो एक गो बात तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। हाँ, लेकिन तुम इसका अनुपात देखोगे तो अनुपात बराबर है। एक गो बात सही हो रहा है, एक गो बात गलत है, नहीं, दोनों बात गलत सही होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन चाहते हैं तो कल आइएगा, मैं जरूर इसका यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुंचा देंगे। और तुम लोग क्या करके आना, इसको बना करके आना, देखते हैं तुम लोग क्या करके आते हो। और कल बच्चे, जो भी बच्चे अगर ज्यामिति बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं और ज्यामिति से डर लग रहा है और गणित में चाहते हैं 100 में 100 अन्य विषय अन्य चैप्टर की तैयारी है और ज्यामिति बिल्कुल ही नहीं समझ में आया है, तो आप हमसे जुड़े रहिए। ज्यामिति के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जरूर मैं बता दूंगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, और मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही।